हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पावर फैक्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर मैं बताने वाला हूं। अगर आप इंडस्ट्री में मेंटेनेंस में काम करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्री में मोस्टली हमारे पावर फैक्टर से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टाइप के मैंने इस वीडियो में बताया है। और अगर आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में भी कहीं कहीं पे भी पूछा जाता है। एक तो पावर फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आता ही है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और लास्ट में मैं वीडियो के हर क्वेश्चन के बाद एक प्रैक्टिकली एग्जांपल भी देने वाला हूं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पावर फैक्टर, मतलब पावर फैक्टर क्या होता है फ्रेंड। तो पावर फैक्टर क्या होता है फ्रेंड कि यहाँ पे जो हमारा पावर फैक्टर आता है वो एक्टिव पावर और ऑपरेंट पावर, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है कि एक्टिव पावर और ऑपरेंट पावर में जो उसका रेशियो निकलता है, यानी कि आपका वोल्टेज, यानी कि जो वहाँ पे एंगल निकलता है दोनों दोनों के बीच में, जो हमारा क्या होता है कि पावर फैक्टर हमारा बताता है कि सिस्टम में अवेलेबल ऑपरेंट पावर और जो हमारा एक्टिव पावर आता है, यानी कि हमारा क्या होता है कि जो ऑपरेंट पावर यानी केवीए हो जाता है और एक्टिव पावर जो रहता है वो किलोवाट हो जाता है। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो हम लोग कोसाइन बोलते हैं, यानी कि वो जो बीच का एंगल जो रहता है उसी को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे ऐसे अगर आप समझ सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा केवीए और प्लस में हमारा जो किलोवाट रहता है, तो केवीए जो रहता है वो हमारा ऑपरेंट पावर रहता है और जो हमारा किलोवाट रहता है उसको हम लोग रियल पावर भी बोलते हैं और एक्टिव पावर भी बोलते हैं। तो मतलब क्या होता है कि जो हमारा वोल्टेज और करंट के बीच में जो हमारा एंगल बनता है ना, तो वहाँ पे हमारा एंगल बनने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक एंगल बनने को ही हम लोग कोसाइन बोलते हैं, यानी कि साइन कोस थीटा बोलते हैं। तो कोस थीटा को ही हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। मतलब क्या होता है जैसे कि आप यहाँ पे वेव फॉर्म में देखेंगे, तो वेव फॉर्म में क्या होता है कि जो हमारा करंट और वोल्टेज जो रहता है ना वो एक साथ नहीं चलता है, या फिर किसी किसी केस में चलता भी है। तो जो हमारा फेज, यानी कि जो करंट है वो आगे चल जाता है और वोल्टेज जो पीछे रह जाता है, या फिर वोल्टेज आगे जाता है और करंट पीछे रह जाता है। तो इसमें क्या होता है कि फेज डिफरेंस हो जाते हैं। तो जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनते हैं उसको कॉस थीटा बोलते हैं, या फिर कोई साइन बोलते हैं। तो उसी को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर फैक्टर, यानी कि पावर फैक्टर का यूनिट क्या होता है। जैसे कि हमारा पावर का यूनिट होता है वाट, तो इसी तरह से इसका भी पूछता है कि हमारा पावर फैक्टर का यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि जो हमारा पावर फैक्टर आता है उसका कोई यूनिट नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये दो क्वांटिटी की, यानी कि दो वैल्यू के बीच का यहाँ पे रेशियो बताता है, यानी कि रेशियो बताया जाता है। जैसे कि हमारा जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा फेज और यानी कि वोल्टेज और करंट रहता है उन दोनों के बीच का जो हमारा एंगल बनता है, यानी कि उसी को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। पर यहाँ पे हम लोग ये इसका यूनिट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि दो क्वांटिटीज हैं, यानी कि हमारा क्या होता है जैसे कि हमारा किलोवाट हो जाता है और केवीए हो जाता है। अभी केवीए हमारा ऑपरेंट पावर हो जाता है और किलोवाट हमारा एक्टिव पावर हो जाता है, या फिर इसको हम लोग रियल पावर भी बोलते हैं। तो ये हमारा दोनों के बीच का जो होता है वो क्वांटिटीज होता है, या फिर यहाँ पे हमारा कोई यूनिट नहीं रहता है। तो इसी को हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो अगर मान के चलो 80 किलोवाट है प्लस हमारा 100 केवीए रहेगा, तो यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर हो जाता है 0.8। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, यानी कि पावर फैक्टर का हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि पावर फैक्टर का अगर मैक्सिमम वैल्यू जो रहता है वो हमारा 1 रहता है, यानी कि 1 रहता है। तो ये 1 में क्या होता है कि हमारा यूनिटी पावर फैक्टर हो जाता है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेज मतलब जो हमारा करंट और वोल्टेज रहता है तो दोनों के बीच में एंगल बनता है। तो एंगल बनता है तो क्या होता है कि वो हमारा पावर फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, यानी कि एंगल बन रहा है तो हमारा यानी कोस थीटा बन रहा है। अभी कोस थीटा बन रहा है तो इसको हम लोग, जैसे कि मैंने आपको पहले वाला क्वेश्चन में बताया कि वो हमारा पावर फैक्टर होता है। पर यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा पावर फैक्टर यानी कि मेंटेन करता है, यानी कि वोल्टेज और करंट। तो वोल्टेज करंट क्या होता है कि जब यूनिटी पावर फैक्टर लाना रहता है तो हमारा रजिस्टिव लोड है। रजिस्टिव लोड में हमारा क्या बोलते हैं कि जो हमारा करंट और वोल्टेज रहता है वो दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे कि आप ये वाला वेव फॉर्म में देखेंगे तो जो हमारा करंट और वोल्टेज है वो दोनों एक साथ कट कर रहे हैं, यानी कि वेव फॉर्म में हमारा दोनों एक पॉइंट पे एक साथ कट कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाता है यूनिट पावर फैक्टर, क्योंकि इसमें रजिस्टिव लोड रहता है। अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द लैगिंग एंड लीडिंग पावर फैक्टर, यानी कि हमारा व्हाट इज द लीडिंग एंड लैगिंग पावर फैक्टर। तो लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होता है फ्रेंड कि जब हमारा यहाँ पे लैगिंग क्या होता है फ्रेंड कि लैगिंग हमारा, जैसे कि आपको मैंने बताया कि यूनिटी पावर फैक्टर 1 रहता है, तो 1 यहाँ पे हम क्या होता है कि जो 1 पावर फैक्टर रहता है वो हमारा यूनिटी रहता है, पर उससे नीचे जो आ जाता है तो हमारा लैगिंग हो जाता है, और अगर उसी के आसपास रहता है तो लीडिंग होता है, मतलब वो मेंटेन करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा करंट वोल्टेज से आगे जाएगा तो ये लीड करता है, और जब हमारा करंट वोल्टेज से पीछे रह जाता है तो वो लैग करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा इंडक्टिव लोड होता है, तो यहाँ पे जो हमारा इंडक्टिव लोड रहता है फ्रेंड, तो ये हमारा पावर फैक्टर के लिए सबसे खराब लोड माना जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा
करंट रहता है वो वोल्टेज से लैग करता है, यानी कि वोल्टेज से पीछे रह जाता है और यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटिव लोड आ जाता है वो हमारा वोल्टेज से करंट आगे रहता है। अभी इंडक्टिव लोड में जैसे कि हमारा इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर और ये चौक आ जाते हैं और कैपेसिटिव लोड में हमारा हो जाता है कैपेसिटर और कैपेसिटर बैंक। इसके बारे में आगे भी मैं क्वेश्चन में बताने वाला हूँ बहुत अच्छे से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि व्हाई मतलब कि हमारा पावर फैक्टर जो रहता है वो लो क्यों रहता है इंडस्ट्री में? तो यहाँ पे एक ही रीज़न रहता है फ्रेंड कि जो हमारा पावर फैक्टर रहता है तो इंडस्ट्री में हमारा डिफरेंट टाइप के लोड रहते हैं। पर उसमें से भी एक लोड जो ऐसा रहता है जो कि पावर फैक्टर के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि हमारा इंडक्टिव लोड आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हमारा इंडक्टिव लोड जो रहता है वो जैसे कि इंडक्टिव लोड में आ जाता है हमारा इंडक्शन मोटर, मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, वेल्डिंग मशीन हो गया, यानी कि जो भी ऐसा चीज़ जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो उसका उसमें हमारा इंडक्टिव लोड बनता है, यानी कि उसके वजह से इंडक्टिव लोड की वजह से हमारा क्या होता है पावर फैक्टर बहुत ही डाउन हो जाता है और बहुत ही डाउन होने की वजह से क्या होता है कि वो हमारा पावर फैक्टर लैग करने लगता है। और यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि हमारा जो पावर फैक्टर लो होने का रीज़न एक यही रहता है कि जो हमारा इंडक्टिव लोड रहता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। जैसे कि इंडक्टिव लोड हमारा कौन बनाता है? इंडक्शन मोटर, और इंडक्शन मोटर हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगे रहते हैं, क्योंकि हर जगह पे हमारा इंडक्शन मोटर ही लगा रहता है। तो इसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर लैग करता रहता है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि उसको मेंटेन करने के लिए कुछ इक्विपमेंट लगाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर में, यानी कि हमारा जो पावर फैक्टर रहता है लो होने से हमारा क्या नुकसान होता है? तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो लो होने से हमारा क्या होता है करंट हाई हो जाता है। करंट हाई हो जाने की वजह से क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है, पावर लॉसेस होते हैं और हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहते हैं वो भी हमारा खराब होने के चांस रहते हैं। और उससे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि पावर फैक्टर हमारा लो कब होता है, क्योंकि हमारा क्या होता है कि इंडक्टिव लोड ज़्यादा बनाते हैं, यानी कि इंडक्टिव लोड जो रहता है वो ज़्यादा हमारे इंडस्ट्री के अंदर ये मतलब रन होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा पावर फैक्टर रहता है तो पावर फैक्टर वो हमारा लैग होने लगता है। या फिर आपने मान के चलो कि इंडस्ट्री में पावर फैक्टर अगर आपने मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि केबल में हमारा ज़्यादा हीट होगा, यानी केबल हीट होगा या फिर हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, केबल यानी कि जो इक्विपमेंट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बोर्ड में जो आपका यूटिलाइज़ेशन के लिए आपका जो नाम पे अलॉट किया गया है, वो उसका इक्विपमेंट खराब हो सकता है, क्योंकि क्या हो गया कि उससे हमारा करंट रेटिंग ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस होते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव पावर फैक्टर, मतलब हम लोग कैसे पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि जब हम लोग पावर फैक्टर यानी कि जो हमारा इंडक्टिव लोड रहता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो हमारा करंट पीछे रह जाता है, वोल्टेज आगे चला जाता है। पर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो पावर फैक्टर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, यानी कि हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए हम लोग उसको कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, या फिर कैपेसिटर बैंक में कैपेसिटर ही रहता है तो उसको लगाते हैं, या फिर हम लोग एपीएफसी पैनल लगाते हैं जो कि कैपेसिटर का ही एक रूप रहता है। पर वो क्या करता है कि एपीएफसी पैनल का मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, यानी कि वो ऑटोमेटिक सेंस करता है, यानी कि वो जो क्या होता है कि जो पावर फैक्टर हमारा लैग हो या फिर लीड हो तो एक रेंज में लाता है, जो कि हमारा इंडस्ट्री के लिए यानी कि पावर फैक्टर के लिए सुधार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और वो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है कि वो एडवांस सिस्टम जैसा काम करता है और वो अपने अकॉर्डिंग ऑन ऑफ करते रहता है और हमारा पावर फैक्टर मेंटेन करके रखता है। तो वो हमारा पावर फैक्टर करेक्शन में हम लोग एपीएफसी और हमारा कैपेसिटर लगा के हम लोग उसको मेंटेन करते हैं ताकि हमारा पावर फैक्टर खराब ना हो। अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द कैपेसिटर बैंक, यानी जैसे कि क्या मैंने बोला कि जो हमारा पावर फैक्टर रहता है यानी कि एपीएफसी पैनल जो रहते हैं, उसमें हमारा कैपेसिटर रहता है, यानी कैपेसिटर मतलब एक कैपेसिटर रहता है तो कैपेसिटर है, और बहुत सारे कैपेसिटर रह जाते हैं तो उसको हम लोग कैपेसिटर बैंक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हाट इज़ ए कैपेसिटर बैंक, मतलब कैपेसिटर बैंक क्या होता है फ्रेंड कि जैसे कि यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर अगर मान के चलो कहीं पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक हो गया, पर हम लोग बहुत सारे एक समूह के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा एक बैंक बोल सकते हैं। यानी कि बैंक का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग मान के चलो कि अगर हमारा 10 केवीआर, 10 केवीआर और 20 केवीआर का अगर हम लोग लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि ये जो 4 क्वांटिटी का हम लोग का कैपेसिटर लगा रहे हैं, तो हमारा एक बैंक हो गया और वो चारों क्वांटिटी ऐड होकर वो हमारा एक क्या करेंगे कि एक कैपेसिटर बैंक बन जाएँगे, यानी एक ग्रुप बन जाएँगे। तो अभी हमारा जो एपीएफसी पैनल रहता है, तो वो ऑटोमेटिक हमारा जहाँ जितना रिक्वायरमेंट रहेगा उसको ऑन करता है, ऑफ करता है, ताकि ये हमारा मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ होता रहे और हमारा पावर फैक्टर मेंटेन रहे। अभी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट इज़ द एपीएफसी पैनल, यानी कि व्हाट इज़ द एपीएफसी पैनल का मतलब क्या होता है कि एपीएफसी पैनल क्या होता है? तो अभी यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा एपीएफसी पैनल रहता है, तो यानी कि एपीएफसी में मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, यानी कि वो क्या करता है कि जब भी हमारा पावर फैक्टर यानी कि लैगिंग होना है या फिर लीडिंग भी होता है कभी-कभी,
तो उसमें क्या हो जाता है कि जो हमारा पावर फैक्टर यानी कि पहले क्या होता था कि हम लोग पावर फैक्टर के लिए मेंटेन करने के लिए एक-एक कैपेसिटर लगाते थे। पर एडवांस सिस्टम में ऐसा आ गया है कि जो हमारा ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर रहता है, उसमें एक कैपेसिटर का समूह लगा रहता है, यानी कि एक ग्रुप लगा रहता है और उसमें हमारा जो एपीएफसी पैनल का कंट्रोलर जो रहता है, वो सब कैपेसिटर को मॉनिटर करते रहता है और हमारा जो फेज सीक्वेंस रहता है, उसको भी मॉनिटर करता है। तो जितना भी उनको मतलब लगता है, यानी कि जो हमारा पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए जितना भी कैपेसिटर का ज़रूरत पड़ता है, वो उसी टाइम वो ऑन करता है और जब ज़रूरत नहीं रहता है, तो ऑफ कर देता है। यानी कि उसमें हमारा ऑटोमेटिकली वो पावर फैक्टर कंट्रोल करता है और हमारा एक जो रेंज रहता है, यानी कि हमारा 1 वन अगर यूनिटी पावर फैक्टर चाहिए, तो उतना लाने की कोशिश करता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किलोवाट, केवीए एंड केवीएआर? तो इसका में क्या होता है फ्रेंड कि जो हमारा इनको तीनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और इसी के ऊपर लोड डिसाइड होता है कि हमारा कौन-सा पावर में चल रहा है। एक्चुअल क्या होता है फ्रेंड कि जो हमारा एक्टिव पावर रहता है, यानी कि हमारा किलोवाट रहता है, तो इसको हम लोग रियल पावर भी बोलते हैं। तो जो हमारा एक्चुअल मशीन जो लेता है ना, वो हमारा किलोवाट लेता है और जो हमारा केवीएआर यानी केवीएआर का मतलब क्या होता है रिएक्टिव। तो ये जो रिएक्टिव पावर रहता है, तो ये हम लोग कैपेसिटर से मिलता है, यानी कि हम लोग कैपेसिटर से मिलता है जब हम लोग लगाते हैं पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए। पर यहाँ पे हमारा जो किलोवाट रहता है, वो रिप्रेजेंट करता है एक्टिव पावर को और केवीआर जो रहता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टिव पावर को। अब इन दोनों के जो हमारा जो केवीए रहता है, वो रिप्रेजेंट करता है ऑपरेंट पावर को। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि जो हमारा रिएक्टिव पावर रहता है, तो रिएक्टिव पावर में जैसे कि हमारा जो मोटर चलते हैं, तो मोटर चलने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, यानी कि आरएमएफ बनाता है। तो जो आरएमएफ बनाता है ना, तो वो आरएमएफ बनाने का काम जो करता है, वो हमारा रिएक्टिव पावर करता है। तो ये जो केवी या किलोवाट और केवीएआर का जो डिफरेंस रहता है, यानी कि हमारा क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है जो कि रियल पावर है, यानी कि जो रियल पावर हम लोग यूज करते हैं उसको, और जो हमारा केवीए रहता है वो पूरा समूह को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो हमारे ये तीनों जो रहते हैं उनका हमारा केवीए बन जाता है। और जो हमारा रिएक्टिव पावर रहता है यानी केवीएआर, ये हम लोग कैपेसिटर के रूप में लगाते हैं इसको। इसलिए हमारा क्या होता है कि इसमें हम लोग यहाँ पे मतलब हम लोग उसमें हम लोग मेंटेन करते हैं पावर फैक्टर को। अभी जैसे कि हमें आप मान के चलो कि जो हमारा केवीए स्क्वायर इक्वल टू हमारा किलोवाट स्क्वायर प्लस केवीएआर स्क्वायर होता है। यानी कि अगर आप पावर फैक्टर निकालोगे, तो यानी कि अगर ऐसे शॉर्ट डायरेक्ट देखोगे, तो पावर फैक्टर इक्वल टू किलोवाट अपॉन में हमारा केवी आ जाता है। अगर आपको यहाँ पे डिफरेंस अगर देखा जाए, तो यहाँ पे अगर आप मान के चलो कि एक वेपर्स का पेपर लो, वेपर्स में क्या होता है कि हवा भरा भरा रहता है और वेपर्स भरा रहता है। तो जो हवा रहता है ना, वो हमारा केवीएआर है और जो वेपर्स रहते हैं यानी कि उसके अंदर जो मटेरियल रहते हैं, वो किलोवाट हो जाते हैं। सिंपल अगर लैंग्वेज में समझेंगे तो ऐसा होता है। अभी नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाई इज द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर लैगिंग? मतलब हमारा जो इंडक्शन मोटर रहता है, वो पावर फैक्टर को लैगिंग क्यों करता है? तो हम जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि जो हमारा जो कंपनी का लोड रहता है, इंडस्ट्री जो लोड रहते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड एंड रेजिस्टिव लोड। तो जो सबसे खराब लोड माना जाता है, वो हम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो इंडक्टिव लोड माना जाता है। इंडक्टिव लोड हमारा कौन बनाता है? इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर क्या करता है कि वो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट स्टेब्लिश करता है, यानी कि वो हमारा क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि वो करंट और वोल्टेज को दोनों साथ नहीं चलने देता है। अब इस साथ नहीं चलने देता का मतलब क्या होता है कि जैसे कि वेव फॉर्म में आप देखेंगे, तो वोल्टेज हमारा आगे चला जाता है और करंट पीछे रह जाता है। और करंट पीछे रहने की वजह से क्या होता है कि वो हमारा लैगिंग होना चाहिए, यानी कि लैगिंग हो जाता है। तो जो लैगिंग करने का काम रहता है, वो हमारा क्या करता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से हमारा लैग करता है। और इसमें क्या काम करता है कि जो हमारा इंडक्शन मोटर रहता है, वो ज़्यादा करके हमारा लैगिंग कराता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि हाउ डज ए कैपेसिटर इंप्रूव पावर फैक्टर? यानी कि हमारा पावर फैक्टर जो कैपेसिटर रहता है, वो पावर फैक्टर को इंप्रूव कैसे करता है? तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि जो हमारा कैपेसिटर आता है, वो कैपेसिटर क्या करता है कि वो हमारा लीडिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है, यानी कि हमारा जो रिएक्टिव पावर लगता है, वो हमारा सप्लाई देता है। अभी हमें क्या यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, रिएक्टिव पावर क्यों लगता है? तो रिएक्टिव पावर में क्या होता है कि जो हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर जब चलता है तो रिएक्टिव पावर लेती है और रिएक्टिव पावर मतलब आरएमएफ बनाने के लिए, यानी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमारा वहाँ पे क्या होता है कि रिएक्टिव पावर चाहिए। और रिएक्टिव पावर अगर हमारा कैपेसिटर नहीं लगा रहेगा, तो रिएक्टिव पावर किससे लेगा? यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देगा तो उसमें हमारा क्या होता है, कंजम्पशन बढ़ता है। तो जब हम लोग पावर फैक्टर मेंटेन करते हैं, तो कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर जो हमारा रहता है, वो रिएक्टिव पावर देता है और रिएक्टिव पावर देने की वजह से क्या होता है कि मोटर चलता है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जहाँ से हम लोग ले रहे हैं, उसका डिमांड ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो हमारा पावर फैक्टर इस तरह से इम्प्रूव करता है, क्योंकि रिएक्टिव पावर देता है और मोटर हमारा उसी से रिएक्टिव पावर लेता है और एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और हमारा मेंटेन करते हैं। फ्रेंड, ये हमारा वीडियो जो है वो पार्ट 1 दिया है मैंने नाम, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और छूट गए हैं। अगर आपको इंटरेस्टेड रहेगा आगे का वीडियो देखने के लिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके ऊपर मैंने पार्ट 2 भी लेकर आएँगे और उसमें हम मैं और अच्छे से बताएँगे।
और अगर आपको फ्रेंड पावर फैक्टर से रिलेटेड बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो देखना है, तो इसी चैनल पे मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना के डाला है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो वाला अगर वीडियो आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर कैसे काम करता है, पावर फैक्टर में हमारा किस टाइप के लोड रहते हैं, इंडस्ट्री में हमारा कौन-सा लोड इम्पोर्टेंट रहता है और कौन-सा हमारा पावर फैक्टर को खराब करता है। तो उस टाइप का अगर वीडियो देखना है या फिर उस टाइप का अगर आपको नॉलेज चाहिए, तो इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फ्रेंड, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।